दोस्तों हमारा 4 सितंबर को कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो भी दोस्तों हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, इसलिए हम कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें हमने आपके 4 अध्याय आने हैं, चारों अध्याय के वस्तुनिष्ठ कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें हम क्या है क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 के। नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 3 अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। अध्याय 1 है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें आ जाते सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन। पहला है सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सार्थक अंक पूछे जाते हैं। सार्थक अंक किसी माप में वे अंक होते हैं जो इसकी परिशुद्धता और विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। ये माप में ज्ञात अंकों और पहले अनिश्चित अंकों को शामिल करते हैं। तो ये आपको है सार्थक अंकों के बारे में। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों को 3 सार्थक अंकों तक आपको निकट लिखना है। ये हमें आंकड़े दिए हैं, इनको सार्थक अंक में लिखना है। 3 सार्थक अंकों तक निकट लिखना है। कैसे रहने वाला है आंसर दोस्तों, थोड़ा डिटेल से दिया है ताकि आप समझ सकें। ये आपका दिया हुआ है। तो पहले दो जो सार्थक हैं, जो शून्य है वो सार्थक नहीं है। हमारे जो पहले दो दिए हुए शून्य, ये सार्थक नहीं है। सार्थक अंक है केवल 2 और 5। इसे 3 सार्थक अंकों तक निकट करने के लिए हमें क्या है वैज्ञानिक संकेत लिखना होगा और फिर उसे 3 अंकों तक विस्तारित हम कर सकते हैं। तो आंसर आपको किस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका आंसर रहने वाला है। ओके, आगे हमें क्या अब देखिए 2 सार्थक अंक आप करना है, बाकी के 0 का कोई सार्थक है नहीं है। 3 सार्थक अंकों तक बनाना है, तो आपको 0 आपका लगा गया। इसी बार से यहाँ देख लीजिए, 3 सार्थक अंकों तक निकट करने के लिए हमें वैज्ञानिक संकेत में ऐसे लिखना होगा। तो इस बार से हम क्या लिखेंगे इसे, तो इसे हम यहाँ आपका घात लगेगा, तो आपका हो जाएगा 1.26 गुणे 10 की घात 5। ये घात लगेगा 10 की घात 5, ये हो जाएगा क्योंकि 3 है ही है आपका, और 2 दशमलव को और आगे खिसका दिया तो आपका 2 आपको 0 से और मिल जाते हैं, यानी 10 की घात 5 बन जाता है। तो 1.26 गुणे 10 की घात 5। तो अब ये जो बन गया वो 3 सार्थक अंक तक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसर जन्य है अत्यधिक दूषित पाया गया। संदूषित का स्तर 15 ppm था। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताना है। संदूषण का स्तर द्रव्यमान प्रतिशत में आपको बताना है। देख लेते हैं। पहले तो क्लोरोफॉर्म का आपका सूत्र आपको तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा इसके बाद संदूषण का स्तर आपको द्रव्यमान प्रतिशत में आपको बताना है। तो किस प्रकार से आपको करना है, देखिए 15 ppm का अर्थ होता है 15 भाग प्रति मिलियन। इसे द्रव्यमान प्रतिशत बदलने के लिए जैसे 1 ppm को 1 mg प्रति अगर लीटर ले रहे हैं तो 15 ppm में हो जाए 15 mg प्रति लीटर। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा कि घोल का घनत्व लगभग पानी के घनत्व के बराबर है। तो हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है, फिर हमारा निकल आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत गुणा आपको 100 आपको रहने वाला, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा होना ही वाला है। ओके, ये हमारा आएगा 0.0015%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई मात्रक का क्या अभिप्राय है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखना है। तो एसआई मात्रक का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से है, जो माप की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। ये हो गया आपका एसआई मात्रक से अभिप्राय। अब आपको द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये जो हमको दिया हुआ है नंबर, इनको वैज्ञानिक संकेत में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेत में किस प्रकार से आपका लिखेगा, यानी घात में अगर आप लिख देते हैं ओके तो आपका वैज्ञानिक संकेत हो जाएगा। तो सिंपल आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो आप देख सकते हैं तो हमारा 4.8 किया है, 10 की घात 3 कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ जो दशमलव है, दशमलव को हम कहाँ लाए, इस साइड आपको बुला के आए। ओके, तो 10 की घात -3 होगा। अब ये दिया हुआ है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दशमलव को हम यहाँ पहुँचा रहे हैं। ओके, यानी 5 अंकों बाद और 10 की घात 5 आपका बन जाएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, 2 नंबर का केवल आपको लिखना बस है। आगे देख लेते हैं। ये 2 नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन थे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। इसमें पहला है निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2O है, CO2 है, CH4 है। मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। देख लेते किस प्रकार से निकलेगा। तो H2O को मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो सिंपल है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपको जानते हैं, एक AMU मान के चलेंगे अपन। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है आपका AMU। तो हमें निकालना है H2O का मोलर द्रव्यमान। तो H2 यानी हाँ 2 हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन होने वाला था। तो 2 हाइड्रोजन के आपको क्या आपको परमाणु द्रव्यमान गुणा कर देना है और फिर आपको उसमें 16 जोड़ देना है, आपका निकल आएगा। CO2 देखें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है AMU।
ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लियर है। अब हमारा CO2 है, तो कार्बन हमारा एक ही है, तो कार्बन एक ही यानी 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे 2 रहने वाले हैं, तो 16 दूनी 32, 32 12 कितना हो जाएगा, तो 32 और 12 आपका हो जाएगा 44। या इसका निकाला मूल द्रव्यमान। CH4 का देखें तो कार्बन का आपका 12 होने वाला है, हाइड्रोजन का 1 होने वाला है। ओके, CH4 यानी 4 का आपके हाइड्रोजन है, तो हम क्या है यहाँ एक ही आ गया, 4 का 1 में गुणा करके 4 ही आपका रहने वाला है। और हम देखें कि कार्बन का 12 है, तो 12 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। ओके, 16 आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ जैसे लिखा है कि हाइड्रोजन का 1.008, तो ये याद नहीं रहता, 1 मान के आपको वहाँ चलना है। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत इतना इतना दिया हुआ है। देख लेते हैं। तो आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो हमें देखना होगा इसमें ऑक्साइड में, ये हमें पता है आपका Fe होता है और ऑक्सीजन रहने वाला है, तो ये कितने कितने इसमें अणु रहने वाले हैं वो हमें मेन ज्ञात करना है। तो प्रत्येक मूल की संख्या हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान दिया है, उसका आपको भाग लगा देना पड़ता है, तो उसका आपके मोल से निकालेंगे। तो हमने यहाँ मोल निकाल लिए हैं ऑक्सीजन के और आयरन के। फिर आपको क्या है, जो मोल अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, मोल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं दोनों का। इसके बाद पूर्णांक अनुपात में बदलते हैं। पूर्णांक अनुपात क्यों, क्योंकि मैं यहाँ जो लिखते कोई फॉर्मूला होता है, आपने देखा 2 लिखा 3 लिखा था, ऐसा तो लिखता नहीं रहता है 1.5 1.3, इसलिए क्या पूर्णांक के लिए 2 गुणा कर दिया है, क्योंकि Fe तो आपका 1 है, लेकिन जो ऑक्सीजन आ रहा है वो आपका 1.5 आ रहा है, तो इसको पूर्णांक बदलेंगे, 2 का गुणा दोनों में कर दिया, ये आपका 2। तो Fe के 2 आपके अणु हैं आपके, और आपके ऑक्सीजन के 3 अणु, तो ये आपका आ जाएगा Fe2O3। तो ये आ जाएगा आपका ऑक्साइड के आणविक सूत्र। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम को उदाहरण से आपको बताना है। तो गुणित अनुपात का नियम आपका आपको याद रखना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। गुणित अनुपात का नियम कैसे रहेगा। गुणित अनुपात का नियम बताता है कि 2 तत्व मिलकर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होकर होने वाले तत्व के विभिन्न तत्वों के बीच एक सरल गुणित अनुपात होता है। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर CO, और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा, मेन आपका आंसर ये रहने वाला है गुणित अनुपात का नियम। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला हमारा एथेन यानी C2H6 के 3 मोलों के लिए निम्नलिखित परिकल्पना करनी है। ओके, 3 मोलों के लिए हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, पहले एक जो भी चीज़ चाहिए 1 मोल के लिए निकालेंगे, 3 का उसमें गुणा कर देंगे, 3 मोल के लिए आ जाएगा। कार्बन परमाणुओं की मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की मोलों की संख्या और एथेन के अणुओं की संख्या देख लेते हैं। किस प्रकार से निकलने वाला है। पहले हम कार्बन के परमाणुओं की मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो एथेन में हम देखें कितने कार्बन, तो एथेन में C2H6 होता है, यानी 2 कार्बन है। तो एथेन के एक अणु में, एथेन के अगर एक अणु हम लेते हैं तो उसमें कितने कार्बन देखने को मिले, 2 मिल रहे हैं हमें। ओके, 2 कार्बन परमाणु, एक एथेन के अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 2 कार्बन परमाणु हैं। तो हमें 3 के लिए, हर चीज 3 के लिए निकालना है, तो 3 का हम गुणा करेंगे। 3 एथेन मोलों के लिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 के लिए 2, तो 3 के लिए 6 हो जाएगी। सिंपल है ऐसा। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो एथेन की अगर एक अणु में हम देखें तो कितने हाइड्रोजन है, तो C2H6 होता है, यानी हाइड्रोजन 6 है। तो एक अणु में, एथेन के एक अणु में 6 हाइड्रोजन है, परमाणु है। तो हमें चाहिए 3 के लिए, तो 6 3 18 हो जाएगा आपका। एथेन के अणु की संख्या देखें तो एक मोल में हम जानते हैं कि 6.02 गुणा 10 की घात कितना होता है, 23 होता है, अणु होते हैं। एवोगाड्रो संख्या है हमारी, तो 3 के लिए हमें निकालना है, तो बस इसमें भी आपको क्या है 3 गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 है। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है आपका, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। ओके, हमें निकालना है कॉपर सल्फेट का, तो बस जोड़ दिए कॉपर फिर सल्फेट का एक ही हो जाएगा। और ऑक्सीजन आपके 4 अणु है, तो 4 का गुणा होगा उसमें। ओके, किस पार से वहाँ निकलेंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान निकल आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के में कॉपर द्रव्यमान का परिकलन हमें करना है। ये तो आपके इतने ग्राम में, ये आपका दी इतना ग्राम कॉपर सल्फेट हमारा क्या है 63 ग्राम कॉपर है। तो हमें 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा निकालनी है, तो 100 का हम गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका रहने वाला है। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखते हुए इस सिद्धांत की 2 कमियां लिखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है, विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से डाल्टन की परमाणु सिद्धांत को बताया जा रहा है।
देखिए कि पदार्थ की संरचना और परमाणु के वर्गीकृत किया। मुख्य बिंदु क्या है कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं और अविभाज्य कण होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुणों रखते हैं। परमाणु पूर्ण संख्या के तरह अनुपात में संयोजित होकर बनते हैं। तो ये सब आपके क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो 4-5 जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट वो आपको बता देना है, तो आपका जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो जाएगा। इसे क्वेश्चन में साथ ही पूछा जा रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो बताना है, 2 कमियां भी बतानी थी। 2 कमियां ऐसी क्या है कि पहली कमियां है कि परमाणुओं को अविभाज्य बताया। डाल्टन ने कहा कि परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य कण होते हैं। तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य माना, लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो में उपपरमाणु कणों में बन सकता है। तो समस्थानों की व्याख्या का अभाव, यह सिद्धांत क्या समस्थानों की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर सका। जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। डाल्टन ने अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान क्या होना, समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए समस्थानकों की व्याख्या भी नहीं कर सकता, तो ये भी उसकी कमी में आता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी में परमाणु का अविभाज्यता और समस्थानों की व्याख्या का अभाव, दी आपको पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे अध्याय 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 है दोस्तों हमारा परमाणु संरचना। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे। पहला है, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16, 16 है। इसका उपयुक्त संकेत परमाणुक व आयनिक अवस्था में हमें लिखना है। चलिए देख रहे थे स्पीसीज के संकेत क्या दिए हैं। तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और तत्वों का पहचान, पहले तत्वों का पहचान करते हैं। हमें बताया जा रहा है यहाँ की प्रोटॉन की संख्या कितनी है, क्रम से दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है। प्रोटॉन की संख्या हम देखें तो हमारे 16 है। प्रोटॉन की संख्या यानी जितने आपकी प्रोटॉन की संख्या उतना आपकी परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या 16, यानी 16 किसकी होती है, सल्फर की होती है। तो ये हमारा सल्फर होगा। ओके, हमें तत्व की पहचान करना है तो कौन सा तत्व होगा, सल्फर होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक यहाँ 16 है। न्यूट्रॉन संख्या से क्या द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या, तो 32 हो जाएगा। फिर परमाणु अवस्था में संकेत यहाँ बताया जा रहा है, तो ये आपको संकेत दिया हुआ है। आयनिक अवस्था में संकेत आगे बनने वाला है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 16 से 2 अधिक है, जिसका अर्थ है कि इस स्पीसीज में -2 आवेश आने वाला है, ऋण 2 आपका आवेश रहने वाला है। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड के 2 गुण लिखिए, कच्छ कक्षक में 2 अंतर लिखिए। एनोड किरणों के 2 गुण आपको बताना, पहला धनावेशित कणों से बनी होती हैं, दूसरा इनका गुण है कि सीधे रेखा में क्या गमन करती हैं। ये मेन इनके पॉइंट रहने वाले हैं, फिर तो आप अपने हिसाब से एक लाइन बता भी सकते हैं। कच्छ कक्षक में आपको अंतर बताना इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कच्छ कक्षक में अंतर देख सकते हैं, जैसे ऑर्बिटल भी कहते हैं। ये पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतरीन तरीके से दिया है। जो कक्ष होते हैं, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ऑर्बिटल या कक्षक आपका कहलाता है, कक्ष कहलाता है। और ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, वो आपकी कक्षक कहलाती है। ऑर्बिटल की अवधारणा के बोर के सिद्धांत की पर आधारित है, जबकि ऑर्बिटल की अवधारणा यानी कक्षक की अवधारणा तरंग सिद्धांत पर आधारित है। इसके आगे भी आपका दिया है पॉइंट, बाकी 2 नंबर है तो 2 पॉइंट, 3 नंबर है 3 पॉइंट आपको बता देना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, n+1 का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो n+1 का नियम क्या है, एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसमें n+1 का मान सबसे कम होता है। यदि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों के लिए n+1 का मान समान होता है तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिनका n का मान क्या न्यूनतम होता है। ये आपका n+1 का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा। आपको उदाहरण देना है तो आपका उदाहरण भी आप इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपका उदाहरण दिया हुआ है, इस टाइप से आप उदाहरण लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुंड का नियम लिखिए एवं कारण लिखिए कि हुंड के नियम को बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं। देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है कि हुंड के नियम, इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के साथ ना भर जाएं। यह अधिकतम बहुलता का सुनिश्चित करता है। बहुलता का नियम कहने के कारण हुंड का नियम अधिकतम बहुलता को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, स्पिन यानी बहुलता उतनी भी अधिक होगी। जहाँ एस कुल स्पिन क्वांटम संख्या है, इसलिए इसे बहुलता का नियम कहा जाता है।
बहुलता यहाँ कुंड का नियम बता दिया है। कुंड के नियम को बहुलता का नियम क्यों कहा जाता है वो भी यहाँ बता दिया गया है। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम एवं संरचनाएं बनाते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए। तो हाइड्रोजन के आपको यहाँ 3 समस्थानिक हम जैसे जानते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम होता है। तो हमने नाम बता दिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। फिर आपको क्या है इसमें संरचना और कणों की संख्या भी आपको बतानी है। तो मैंने कणों की संख्या इस प्रकार से रहती है। जैसे आपके प्रोटियम में देखें तो प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1, तीनों 1 होता है। टाइटेनियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 1 आपका रहने वाला है। और इस संरचना और इसे आपको अपनी तरफ से देख लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के कण एक तरंग प्रकृति को सापेक्ष समझाइए। कण एवं तरंग प्रकृति के सापेक्ष संक्षेप में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के कण एवं तरंग प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कण और तरंग प्रकृति आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। द्वैत प्रकृति यानी दोनों प्रकृति, कण की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह ही व्यवहार करता है। कण की प्रकृति किस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यह आवेशित कण है, यह निश्चित कक्षाओं में गति करता है, इसका वेग और संवेग होता है जो कि क्या कण के रूप में दर्शाता है। तरंग प्रकृति किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और व्यतिकरण जैसी तरंग घटनाओं को प्रदर्शित करता है जो इन तरंग प्रकृति को दर्शाता है। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि सभी गतिशील कणों की तरंग जैसी प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका कण की हमने इलेक्ट्रॉन की हमने कण और तरंग प्रकृति को बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, रदरफोर्ड की अल्फा प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। तो क्या निष्कर्ष निकला, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि पहला निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है खाली होता है, क्योंकि जब अल्फा कणों का बौछार की गई तो बहुत सारे आर पार निकल गए। इससे समझ में आया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग क्या है, खाली है। जैसे धनावेशित नाभिक के ओके, कुछ जो अल्फा कण थे वो टकराए और वापस लौट कर आ जाए। ओके, तो उससे समझ में आ जाता है कि बहुत सारे नहीं लेकिन बहुत सूक्ष्म अल्फा कण क्या है वापस लौट आए। तो उससे समझ में आया कि बीच में कुछ क्या है, धनावेशित चीज़ें ओके, ठोस। तो अल्फा कण छोटे कणों पर विचलित हुए और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर वापस लौट आए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केंद्र एक छोटा सघन धनावेशित भाग होता है, जिसे हम क्या है, नाभिक बोलते हैं। नाभिक का आकार, नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये है रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या पूर्णांक होती है जबकि परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक भी नहीं हो सकते, तो कारण बताइए। इसका सॉल्यूशन थोड़ा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके, जैसे अब्बाऊ का नियम एक मुख्य उपयोग लिखते हुए अब्बाऊ के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले अब्बाऊ का नियम आपको बताना है कि परमाणु में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाले उपकोषों में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर उच्च ऊर्जा वाले उपकोषों में भरते हैं। अब उपयोगी पूछा जा रहा है कि यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये उसका हो जाता है आपका निर्धारण है। ओके, इस मुख्य उपयोग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण करने में मदद करते हैं। फिर आपको इसका चित्र बनाना जरूर सीख लीजिएगा अच्छे से थोड़ा। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और ये हमारा रहने वाला है तालिका आरेख के रूप में आपको तैयार करना है इसे। बोले इसके बाद दोस्तों आपको समझाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 3 क्रम बताया जाए, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s आ जाता है आपका इस बार, फिर 3d, और इसी तरह से आगे भरते हैं। यह ऊर्जा क्रम को बढ़ते क्रम को दर्शाया जाता है। ओके, और थोड़ा और डायग्राम आप देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। चारों क्वांटम संख्या को समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस से आप एकदम रटे रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, फाइनल एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एकदम अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों हमारी क्वांटम संख्या 4 क्वांटम संख्या होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहले तो ये आपको चारों को तैयार कर लेना है। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया जा रहा है, दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। ओके, और आपके चक्रण क्वांटम संख्या, तो चारों के नाम उनके बारे में आपको 2 लाइन जिस बार से दिया है वो आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट पास से लेकर आप रख लीजिए और फिर इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका दिया हुआ इसका आंसर। ओके, कि परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित की संख्या इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित की संख्या के बराबर होती है।
जिससे कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या रद्द कर देते हैं, इसे परमाणु उदासीन होता है। ओके, तो 4 नंबर में आपका हाई चांस है कि क्वांटम संख्या वाला आएगा, तो वो एकदम आपको रट के रखना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही दिए हुए हैं आपके। फिर नेक्स्ट आपके दिया हुआ है ओके कि 3p कक्षक में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से अधिक है। ये आपका एल्यूमिनियम के Al और Si कि 3p कक्षक में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से अधिक प्रभावित नाभ की आवेश अनुभव करेगा। तो ये आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है, 3p कक्षक में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से अधिक प्रभावी नाभ की आवेश अनुभव करेगा। आगे देख लेते हैं पाउली का। अब देखिए 4 नंबर का, लेकिन नॉर्मल इसमें क्वेश्चन है। अब जैसे परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, दोस्तों को क्या होता है कि जो कुल हमारा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे रद्द कर दिया, उदासीन होता, सिंपल है। अब 4 नंबर क्वेश्चन भर लिख दिया है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एवं इसके महत्व को समझाइए। तो दोस्तों आपको ये दिया है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत अनुप्रयोग का है, महत्व का है, विशेषता का है, सब एक ही बात रहने वाली है। तो किसी भी परमाणु में उसके किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या एक समान होना संभव नहीं है। यानी कि भी परमाणु है उसकी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों जो क्वांटम संख्या हैं एक समान नहीं हो सकती कभी भी। ओके, यह एक समान होना असंभव है, अर्थात किसी भी परमाणु की कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्या एक ही हो। अब इसके महत्व क्या दिए होंगे, तो वो आपके दिए हैं। तो महत्व क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, विशेषता क्या है, तो आपकी पॉइंट यही आपके रहने वाले हैं। तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चारों श्रेणियों के नाम लिखते हुए प्राप्त स्पेक्ट्रम का चित्र बनाइए। तो देख लेते हैं, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ दी हुई हैं, लाइमर श्रेणी, बाल्मर श्रेणी, पासन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। ये 4 श्रेणी दिन के बारे में दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम अच्छे से सीख लीजिएगा, उसके बारे में आपका दिया हुआ है। पूरा परफेक्ट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इन्हें भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों अध्याय 3 और 4 के भी और देख लेंगे, तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।